नमस्कार, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री में इन द अर्लीस्ट सिटीज़, जिसका मतलब होता है आरंभिक नगर। ओके, अब यहाँ पर जो शुरुआत है, हम पिछली क्लासेस में हम क्या देख चुके थे कि हम बात कर चुके थे कि किस प्रकार लोगों में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लोग खेती करने लगे, लोग पशुओं को पालने लगे। तो यहाँ पर हमें बात करनी कि कैसे लोगों ने अपने नगर जो है वो बनाए होंगे और उनकी विशेषताएं, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो पहला जो पैराग्राफ है वो है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, यानी पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको सेव कैसे किया जाए, उनको संरक्षित कैसे रखा जाए। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उन्होंने क्या देखा कि उनके घर के पास में क्या है, एक मतलब क्या कह सकते हैं, खंडर है। और वो खंडर को जो कि बच्चे, आसपास के जो बच्चे थे, उसे हॉन्टेड हाउस कहते थे, एक भूता घर कहा जाता था उस खंडर को। लेकिन वो कुछ बाहर से लोग आए हैं और वो लोग उसको देखकर उसकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो उनमें से एक तो क्या कहता है कि इसका आर्किटेक्चर देखो, इसका बनावट देखो, इसकी वास्तुकला देखो। दूसरा कहता है कि यहाँ इतनी अच्छी वुड कार्विंग हुई है, यहाँ पर इतनी अच्छी क्या कहते हैं, लकड़ी की नक्काशी हुई है। एक महिला ने ऐसा बोला, वी मस्ट राइट टू मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तभी बाकी लोग क्या बोलते हैं कि हमें जो यहाँ वहाँ के मिनिस्टर हैं उनको लेटर लिखना चाहिए कि ये जो इतना खूबसूरत घर है इसको सेव करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए इसकी वापस और मरम्मत की जानी चाहिए। तो ये जब सब सुना इन दो बच्चों ने, जो कि हैं जसपाल और हरप्रीत, तो ये सोचने लगे कि अरे मतलब ये तो इतने खंडर सी जगह है, तो इतना लगाव क्यों हो रहा है लोगों को, इतना क्यों इसके पीछे इतना भाग रहे हैं, क्यों इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, जबकि ये तो पूरा खंडर हो चुका है। तो यहाँ एक बात बताई गई है कि हमें हमारे जो पुराने संरक्षित जो जगह हैं, पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाने ही चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ओके, हड़प्पा की कहानी हम देखेंगे। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। ठीक है, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास कोई ना कोई स्टोरी होती है, मतलब वो अपनी कहानी बताते हैं। नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of हड़प्पा in present day पाकिस्तान। अब क्या हुआ था, कितने साल पुरानी बात है, 150 years ago। यहाँ पे बात टाइम याद रखिए, यानी लगभग 150 साल पहले क्या हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ पर, इन पंजाब में रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था। और वहाँ पर जो बहुत सारे जो इंजीनियर थे उनको एक पूरा एक साइट मिला। उस साइट का नाम क्या रखा गया बाद में, हड़प्पा साइट। एक हड़प्पा साइट मिला है। और ये जो हड़प्पा साइट है, जो कि अब कहाँ प्रेजेंट है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है। तो उनको एक ऐसा खंडर मिला था और वहाँ से उनको बहुत सारी क्या चीज़ मिली थी, हम कह सकते हैं कि ईंटें भी मिली थी। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो यहाँ पर उन्हें क्या मिली थी, एक ऐसा सोर्स मिल गया था जाके अच्छी क्वालिटी की उनको क्या मिल गई थी, ईंटें मिल गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, ये तो बहुत ही अच्छा खंडर है, यहाँ पे हमको ईंटें मिल गई, हमको रेलवे लाइन बिछाने के लिए जितने भी ईंटों की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ से ही ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो उन्होंने क्या किया, अपनी रेलवे लाइन को बनाने के लिए उस खंडर से बहुत सारी हज़ारों की तादाद में ईंटों को उठाकर ले गए और उन्होंने क्या कर दिया, रेलवे की लाइन बिछा दी। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो ये क्या कह सकते हैं बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो एक लगभग 150 साल पहले पंजाब में जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाने के चक्कर में उनको जो पूरा स्थल, हड़प्पा पूरा स्थल की जो ईंटें मिली थी, उन्होंने उसी का उपयोग कर लिया, जिससे वहाँ की जो कुछ अमूल्य इमारतें थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद देन अबाउट 80 years ago, यानी उसके 70 साल बाद या अब से 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। अब उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने ये कहा, एक स्थल को ढूंढा है और उनको ये पता चला कि ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था उसके सबसे जो ओल्ड सिटीज़ होंगी ना, उनमें से एक रहा होगा।
As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as हड़प्पन। अब क्योंकि ये साइट जो थी वो सबसे पहले मिली थी, इसलिए इसके बाद इसके जैसे जितनी भी साइट मिली है ना, जिसमें इसी प्रकार की इमारतें हैं या इसी प्रकार की चीज़ें हैं, उन सब का नाम हम हड़प्पा ही रख दिया गया। सो दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये जो शहर थे, ये जो सिटीज़ थी, इनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। ओके, तो यहाँ पे फिर एक और लाइन बताई गई है कि वेरी ऑफन buildings are pulled down to make way for new constructions. Do you think it is important to preserve old buildings? तो आजकल कई जगह क्या किया जाता है कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नए भवन बना लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको अपनी चॉइस से आंसर देना है कि पुरानी बिल्डिंग्स भी क्या प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस साइट। अब ये जो साइट मिली थी, ये जो स्थल मिले थे हड़प्पा, इनकी विशेषताएं क्या क्या थी। सो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब ये जो सिटीज़ थी, ये 2 या 2 से ज़्यादा 2 भागों में भी डिवाइड थी और कई जगह 3 भागों में भी डिवाइड थी। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। ठीक है, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। इसका जो वेस्ट पोर्शन था, पश्चिमी भाग था, वो वैसे तो साइज में छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। इसको आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, इस एरिया को क्या कहा जाता था? उन्होंने दुर्ग कहते थे। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। और जो पूर्व का हिस्सा था वो क्या कहा जाता था? पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे वाला था। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लोअर टाउन। इसे लोअर टाउन कहा जाता था। उसे कहा जाता था सिटाडेल और इसे कहा जाता था लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बैक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब यहाँ के जो इसके जो दोनों हिस्से होते थे नगर की, वो उसकी जो पूरी दीवार होती थी वो बहुत ही क्या कहते हैं, पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। ओके, यहाँ उनको क्या किया जाता था? बैक्ड ब्रिक वर यूज्ड। द ब्रिक्स वर सो वेल बैक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। उनको कितना अच्छे से पकाते होंगे वो लोग ब्रिक्स को कि हजारों साल बाद भी वो सुरक्षित हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और उनको वो इतने मतलब क्या कह सकते थे, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई भी इस प्रकार से करते थे कि वो दीवारें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थीं, बहुत ज़्यादा मजबूत थीं। ओके, अब यहाँ पर हम जिन नगरों की बात कर रहे हैं, आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये कौन? दीज सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब, सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दी पंजाब इन इंडिया। ओके, तो ये जो नगर हैं वो कहाँ कहाँ हैं? अभी का जो पाकिस्तान है, वहाँ के जो पंजाब में और सिंध प्रांत में है, भारत के गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें मिली हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। वो यूनिक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो आप देख सकते हो रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक। अब यहाँ पर ऐसे लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद स्टोन वेट्स, स्टोन के जो बाट होते हैं, वेट भार नापने के लिए, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर के टूल्स मिले हैं, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर इन साइट्स पर मिली हैं। ओके, In some cities, special buildings were constructed on the citadel. अब कुछ जो नगरों के जो स्थान थे वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी। For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which is archaeologists call a great bath, was built in दिस एरिया। अब एक ही एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल प्रकार का तालाब बनाया गया था और इनको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा? एक महान स्नान घर कहा है। इस तालाब को बनाने में किसकी ज़रूरत पड़ी है? ब्रिक्स की, लाइंड विद ब्रिक्स एंड कोटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार। ओके, तो यहाँ पर एक तो ईंट का यूज़ किया गया है, प्लास्टर का उपयोग किया गया है। There were steps leading down to it from 2 sides while there were rooms all sides। इसी के साथ पानी का भी रिसाव ना हो। ओके, नेचुरल तार का उपयोग किया गया है। और ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि
इसमें 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी और चारों ओर उसके कमरे होते थे। ओके, तो बीच में जो भी पानी भरने का होता था और चारों तरफ कमरे होते थे, उतरने के लिए 2 साइड से सीढ़ियाँ होती थी। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल और ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। तो हो सकता होगा उस समय कि कुएं से पानी को लाया जाता होगा और उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता होगा। एंड परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो हो सकता है कि जो स्पेशल लोग होते होंगे उस समय के, वो कुछ विशेष अवसरों पर वहाँ पर स्नान का कार्य किया करते होंगे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। ठीक है, अब फायर अल्टर्स क्या होते हैं? अग्निकुंड, यानी जो कालीबंगा और लोथल हैं दूसरी सिटीज़, वहाँ पर अग्निकुंड भी मिले हैं जहाँ पे वो क्या कर सकते होंगे, वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, वहाँ पर यज्ञ होते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेज। और इसके अलावा ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे स्टोर हाउस भी मिले हैं जहाँ पर वो अपने सामान को स्टोर करके रखते थे। ये आप देख सकते हैं स्नान घर, महान स्नान घर जो कि मोहनजोदड़ो में था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर हाउस कैसे होते थे और ड्रेन्स यानी नाले कैसे होते थे और वहाँ की स्ट्रीट जो होती हैं, गलियाँ, सड़कें जो होती हैं वो कैसी होती थी। सो जनरली हाउसेज वर ईदर 1 or more story high with rooms built around a courtyard। ओके, तो जनरली क्या होता था, 1 या 2 मंजिल के घर बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। हर अधिकतर घरों में एक अलग से बाथिंग एरिया होता था और सम वॉज हैविंग द वेल्स ऑल्सो, और कुछ में कुएँ भी होते थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स। कई नगरों में नाले जो होते थे वो ढके हुए होते थे, ऐसे खुले हुए नाले नहीं होते थे, ढके हुए नाले होते थे। एंड नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। और आप देख के हम लोग भी मतलब चौकन्ने हो सकते हैं कि कितनी सावधानी से उन्होंने नालों की एकदम सीधी लाइन को बनाया था। ऑल्दो यू कैनॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और एकदम जो नाले थे वो एकदम स्लोप में बनाए गए थे, मतलब ऊंचे से नीचे की ओर बनाए गए थे ताकि पानी जो है वो आसानी से बह सके, एकदम ढलान होता था उनमें। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू इनटू बिगर वंस। और क्या होता था, ये जो छोटे छोटे जो नाले थे वो सड़क की नालियों से जोड़ दिए जाते थे, जो बाद में एक बड़े नाले से जुड़ जाता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। अब नालों की सफाई के लिए भी जगह जगह उन्होंने मेन होल बनाए थे, ठीक है, ताकि आसानी से टाइम पर उनकी सफाई की जा सके। All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय बनाए जाने वाले घर, उस समय बनाए जाने वाले नाले और जो सड़कें थे वो बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए गए होंगे और इनको एक साथ ही इन पर तरीके से एक साथ ही किया जाता होगा इनका निर्माण। यहाँ पर जो घर दिए गए हैं ये लाइन में लिखा है, और आज के जो घर हैं आपको उनमें कोई अंतर दिखता है? अगर अंतर दिखता है तो आपको कुछ अंतर बताने हैं। नाउ अब ऐसी जो सिटी थी पुरानी, उनमें जीवन कैसा था, लाइफ इन द सिटी। हमने बात करी अलग अलग हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीवन कैसा रहा होगा। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। ठीक है, बहुत ही मतलब बिजी प्लेस होगा, बहुत ही हलचल रहती होगी इस एरिया में। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो कि काम जिनका कंस्ट्रक्शन से संबंधित ही होता होगा। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये जनरली ऐसा संभव है कि ये जो शासक लोग होते होंगे वो यहाँ पर रहते होंगे जिसकी ये मिली है। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो ऐसा लगता है कि शासक लोग यहाँ रहते होंगे, ठीक है, और वो कुछ लोगों को भेजते होंगे ताकि मेटल्स या कुछ बहुमूल्य पत्थर या कोई उपयोगी चीज़ों को बाहर से मंगवाने के लिए दूसरे लोगों को वो भेजा करते होंगे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट valuable objects such as ornaments of gold, silver, beautiful beads for themselves। वो अपने साथ बहुत सारी क्या कह सकते हैं कीमती चीज़ों को अपने साथ रखते होंगे, सोना चांदी से बने जो आभूषण होते होंगे उनको वो अपने साथ रखते होंगे।
And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare to seal and perhaps wrought on other materials that have not survived. और यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो लिपिक भी होते होंगे, जो वहाँ पे उस समय जो मुहरें चलती होंगी उन पर लिखते होंगे और भी दूसरी चीज़ों पे भी लिखते होंगे जो कि अब सर्वाइव नहीं हैं, जो अब नहीं बच पाई हैं. Besides, there were men and women craftsperson making all kinds of things either in their own homes or special workshops. ठीक है. अब इसके अलावा क्या होता होगा कि नगर में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते होंगे जो अपने घरों को या फिर जो भी उनका जो एरिया था जहाँ वो काम करते होंगे वहाँ अलग अलग चीज़ें बनाते होंगे. तो हमने क्या बात करी कि या तो शासक रहते होंगे वहाँ पर जो दूर दूर से लोगों को बुलाते होंगे और अपनी चीज़ें मंगवाते होंगे, बहुमूल्य धातुएं और पत्थर, या फिर वहाँ पे कुछ लिपिक रहते होंगे या फिर शिल्पकार रहते होंगे. ठीक है. मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस. तो इस वहाँ पे बहुत सारी मतलब क्या कह सकते हैं मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे उस समय बच्चे खेलते होंगे. ओके. तो ये आप देख सकते हो ये मेन हॉल दिया हुआ है, ये उस समय की पूरा ये दिया हुआ है कि कैसी सड़कें होती थी, कुएं कैसे होते थे, ये आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं. इसी प्रकार से यहाँ पर 2 चित्र और बताए गए हैं. ये खिलौने बताए हैं एक साइड लेफ्ट साइड में टेराकोटा टॉयज़ के, और यहाँ पे एक आपको देख सकते हो कि इस साइन को पढ़ने की तो कोशिश की गई है लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है ये पता नहीं चला है. तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हो कि ये क्या लिखा गया है उनकी लिपि में, ये नहीं पता चला हुआ है. ये खास लिपि हो सकती है. इससे क्या पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे उनका लेखन में भी कितना इंटरेस्ट था. अब हम बात कर लेते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, यानी नगर जो है सिटी में कौन कौन से नए क्राफ्ट के काम होते थे. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़. अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं जो हड़प्पा की सिटी से मिली हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल्स, मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. तो बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं वो या तो पत्थर की बनी हुई है या फिर मेटल की, शेल की, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर के बने हुए हैं. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स. कॉपर और ब्रॉन्ज का उपयोग क्यों किया जाता था? कांसे का उपयोग औजार बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए किया जाता था. और इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर का यूज़ भी वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए करते थे, या तो गहने बनाते थे या फिर उससे बर्तन बनाते थे. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. लेकिन जो सबसे जो आकर्षक चीज़ें मिली हैं उनमें क्या है, एक तो बीड्स मिले हैं, मोती के मनके मिले हैं, वेट्स मिले हैं, बाट मिले हैं और ब्लेड्स यानी फलक मिले हैं. The Harappans also made seals out of stone. ओके. हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या कह सकते हैं, स्टोन. देयर आर जनरली रेक्टेंगुलर. सी इल्यूजन पेज नंबर 35. Sorry. They also made illusion and usually an animal carved on them. तो उन्होंने क्या किया है, हम कह सकते हैं कि वो पत्थर की मोहरें बनाते थे और जानवरों के चित्र उन पर मिले हुए हैं. लोग काले रंग से डिज़ाइन करते थे और लाल मिट्टी के बर्तन का वो जनरली यूज़ करते थे. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज डन विथ पेज नंबर 6. इसी के अलावा हम देख लेते हैं कि कॉटन वॉज प्रॉबेबली ग्रोन इन मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो. अब देखा जाए तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती भी होती थी. ओके. एक्चुअल पीसेज ऑफ द क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लेड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदाड़ो. तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के कुछ टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स, ओके, एंड मेड ऑफ टेराकोटा. एंड यहाँ पर आप देखिए फेयंस एक वर्ड आया है,
तो फेन्स क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जनरली क्या होता है, स्टोन और जो शेल्स होती हैं, शंख होते हैं, वो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन ये जो फेन्स होते हैं वो आर्टिफिशियली वो लोग बनाते थे। वो क्या करते थे, गम का यूज़ करते थे, गोंद का यूज़ करते थे, और किस पे, सैंड में या पाउडर्ड क्वार्ट्ज जो होता था उसको और बालू को मिलाकर उसमें गोंद को मिलाकर फेन्स को बनाया जाता था, और उसके ऊपर एक चिकनी सी परत चढ़ा दी जाती थी, और उस चिकनी परत के ऊपर एकदम नीले कलर या समुद्री हरे कलर का कलर कर दिया जाता था। और इसका उपयोग क्यों किया जाता था, बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, इयररिंग्स या कुछ छोटे छोटे वेसल्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर फेन्स की बात की गई है। Many of the things that were produced were probably work of specialist। अब यहाँ पर जितना भी काम किया गया है वो स्पेशलिस्ट ने किया होगा, हर कोई ये सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय हमने देखा कि पहले के लोग खेती करना भी सीखे हैं, जानवरों को चारा देना, उनको पालना भी सीखे हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने लिपिक का काम किया होगा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अलग से शिल्पकारी का काम किया होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा की गई होगी। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन who is trained to do only one kind of work। स्पेशलिस्ट क्या होता है, जो एक किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग लेता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। ठीक है, तो ये ऐसा प्रकार का काम हो सकता है। लुक एट द इल्यूस्ट्रेशन, सी हाउ वेल द फेस इज कर्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। आप इस डायग्राम को ही देख सकते हो कि कितनी मतलब स्मूथली इस डायग्राम को बनाया गया है। इसके साथ इसको ड्रेस भी पहनाई गई है, उसमें भी पूरा डिज़ाइन की गई है। तो ये बिना ट्रेनिंग के वो लोग नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये विशेषज्ञों के द्वारा किया गया होगा या कुछ स्पेशलिस्ट के द्वारा ये काम किया गया होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। अब हर कोई व्यक्ति तो स्पेशलिस्ट हो नहीं सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और वुमेन। हम नहीं कह सकते कि उस समय जेंट्स ये काम करते थे या लेडीज़ करती थी, लेकिन हो सकता है कि दोनों ही महिलाएं या फिर पुरुष दोनों ही इस काम को करने में दक्ष थे। अब हम आ जाते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटीरियल्स, यानी कच्चा जो मटीरियल होता है, कच्चा जो माल होता है, उसकी खोज में। रॉ मटीरियल्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली। अब रॉ मटीरियल क्या होता है, ऐसी चीज़ होती है जो तो या तो प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, या फिर जैसे वुड हो गया या ओर्स ऑफ मेटल्स हो गया, या फिर फार्मर्स या हर्डर्स के पास होती हैं। वो उनके पास या तो क्या होता है, कच्चा माल के रूप में या तो पशु होता है या फिर खेत ग्रेन्स होते हैं। सो दीज आर देन प्रोसेस्ड और प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और उसके द्वारा क्या होता है, कोई दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर। कॉटन किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, फार्मर के द्वारा, किसानों के द्वारा कॉटन उगाई जाती है, और तो वो एक क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और उसके द्वारा फिर क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। सो वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली। तो हो सकता है कि कुछ जो रॉ मटेरियल होता है तो वो लोकल मिल जाता होगा, बट मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती होंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट आइटम होते होंगे जो हम यहाँ देख रहे हैं, वो उन्हें बाहर से मंगाया जाता होगा। नाउ द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो हड़प्पा लोग जो होते थे वो जो कॉपर है, जो तांबा है, उसे आज का जो राजस्थान है वहाँ से खरीदते होंगे। इवन फ्रॉम ओमान इन द वेस्ट एशिया, या फिर जो ओमान है पश्चिमी एशियाई देश, वहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता होगा। Tin which is mixed with the copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। अब जो ब्रॉन्ज है उसे कहाँ से लिया जाता होगा उस समय, अफगानिस्तान और ईरान से। तो रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात। अगर हम बात करते हैं सोने को, उसे कर्नाटक से मंगाया जाता होगा, और बहुमूल्य पत्थर जो थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लिए जाते होंगे। ओके,
अब यहाँ पर ऐसे ही एक देख सकते हैं डायग्राम कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब चीज़ों को ले जाया जाता है तो ये तो एक खिलौना है और दूसरी तरफ ये मोहर में भी इस तरह का यातायात से संबंधित एक चिन्ह बना गया है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो इस प्रकार से जानवरों का उपयोग करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, या फिर ये पहिए वाले वाहनों की जानकारी हमें पता चलती है उस समय के लोगों के इन खिलौनों को देखकर। नाउ फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। अब उन जो नगरों में या भी हम जितनी भी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो ये लोग खाने में क्या खाते होंगे? फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। इन नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन क्या होता होगा? सो वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। तो बहुत सारे लोग जो थे वो कहाँ भी रहते थे? गांवों में भी रहते थे। ये जो सिटीज़ में रहते थे उसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो खेती का काम करते थे या एनिमल्स को रखने का काम करते थे, पालने का काम करते थे। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन एंड स्क्राइब्ड एंड रूलर्स इन द सिटीज़। तो ये हो सकता है कि किसान और जो चरवाहे होते थे वो शहर में रहने वाले जो भी शासक हैं या लेखक हैं या जो शिल्पकारी हैं उनको खाने का सामान भेजते रहते होंगे। ओके, वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रू वीट, बार्ले, पल्सेस, पी, राइस, सीजम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो हड़प्पा की सभ्यता को देखकर, कुछ अवशेषों को देखकर पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उस समय उगाई जाती थीं। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil। अब ये भी एक और बात है कि ज़मीन के टर्निंग के लिए, जुताई के लिए वो प्लॉ का यूज़ भी करते, वो हल का उपयोग भी करते थे। ये भी एक नई बात पता चली है। While real plows which were probably made of wood have not survived। वो लकड़ी के बने होंगे इसलिए वो अब तक सर्वाइव नहीं है, उसके अवशेष नहीं मिले हैं। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, लेकिन उसके टॉय मॉडल मिले हैं। As this region does not receive heavy rainfall, some from the irrigation may have been used। तो हो सकता है कि वहाँ पे बारिश कम होती होगी इसलिए सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग करते होंगे। The means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग क्या करते होंगे, पानी को इकट्ठा करके रखते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनको फसलों के लिए उपयोग में लिया करते होंगे। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शीप, गॉट, बफेलो। अब ये किन किन जानवरों को पालते थे? भैंस, भेड़, बकरी, इन सबको पालते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर ऑल्सो अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। इन सबको ये पाला जाता था और बस्तियों के आसपास में या तो तालाब या चारागाह भी होते ही थे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड वाटर। ऐसा हो सकता है कि एकदम जब ड्राई सीजन होता होगा, सूखे महीने होते होंगे, तो मवेशियों के झुंडों को पानी के लिए या चारे के लिए दूर दूर तक ले जाया जाता होगा। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope। वो जो थे वो क्या करते होंगे, बेर या फिर जो फल हैं उनको इकट्ठा करते होंगे, मछलियों को पकड़ते होंगे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते ही होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक क्लोज लुक किसका? हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। जो गुजरात में हड़प्पन कालीन जो नगर हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। So the city of Dholivara was located on Khadir Bed in the run of Kutch। ठीक है, जो कच्छ का जो इलाका है उसमें खादिर बेद कर का एक किनारा है, वहाँ पर एक नगर बसा था जिसका नाम था धोलावीरा। ओके, धोलावीरा। Where there was fresh water and fertile soil। वहाँ पे फ्रेश वाटर भी था, फर्टाइल सॉइल भी थी। Unlike some of the Harappan cities which were divided into two parts, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जनरली वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक ऊंचा और एक नीचा पार्ट, लेकिन ये जो एरिया था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। एंड ईच पार्ट ऑफ सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स। और जो हर एक जो इसका जो एरिया था वो पत्थर से की ऊंची ऊंची दीवारों से उसे बनाया गया था। विच एंट्रेंस टू गेटवे। और इसमें एक बड़ा सा गेटवे भी था एंट्रेंस के लिए। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। अंदर जाने इस नगर में खुला सा बड़ा मैदान भी था।
वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, हो सकता है कि पब्लिक सेरेमनीज जो पब्लिक समारोह होते होंगे वो वहाँ होते होंगे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। तो यहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं, उसे हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों से पत्थरों में खुदा हुआ भी मिला गया है। ओके, तो इनको ऐसा माना जाता है कि इनको क्या किया जाता होगा कि लकड़ी में ही जड़ दिया जाता होगा, जो भी वो लिखते होंगे। तो ये एक अलग सा अवशेष है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि जनरली हड़प्पा में जितने भी मुहर मिली हैं वो सब स्मॉल ऑब्जेक्ट की मिली हैं, सच ए सील्स, लेकिन यहाँ पर जो मिला है मुहर वो बहुत ही बड़ा मिला है। कहाँ पर? गुजरात में धोलावीरा नगर में को कहा गया है। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of खम्बाट। अब गुजरात की जो खम्बाट खाड़ी है उसमें जो साबरमती नदी मिलती है उसकी उपनदी के किनारे एक और नगर बसा था जिसका नाम क्या है? लोथल। ठीक है, अभी हमने एक बात करी धोलावीरा की जो कि खादिर बेद के इलाके में था, दूसरा है खम्बाट खाड़ी जो है उसके पास जो साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें एक और लोथल एरिया मिला है जहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट था, वहाँ के मतलब ऐसा स्थान था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पत्थर हो गए या शंख हो गए या कुछ मेटल से बनाई गई चीज़ें हो गई, तो वो सब चीज़ें प्राप्त करने का वो एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था। वहाँ पर स्टोरिंग का काम भी होता था, स्टोर करके संग्रह करके रखने का काम भी होता था, इसी के साथ मुहरबंदी भी होती थी, मुद्रांकन का काम भी किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं? ऑल दीज आर फाउंड इन विच एरिया? लोथल एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो सील एंड सीलिंग। अब सील और सीलिंग क्या होती है? सील यानी होता है मुद्रा, ठीक है, और उसकी क्या की जाती है? सीलिंग की जाती है। पुराने ज़माने में जब भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था तो उसको क्या किया जाता था? उसको पूरा बंद करके ऊपर से गीली मिट्टी से उसके सील लगा दी जाती थी, उसको पैक कर दिया जाता था। अगर वो सील खुली नहीं है, यानी मतलब वो गीली मिट्टी को छेड़ाछाड़ी नहीं की गई है, और अगर उसमें कुछ छेड़ाछाड़ी होगी तो क्या होगा? वो खुल जाएगी। तो इस आधार पर वो लोग पुराने ज़माने में सील लगाया करते थे। आज भी सील लगाई जाती है, लेकिन आज मेथड दूसरा है। तो अब सील और सीलिंग क्या है? Seals may have been used to stamp bags and packets containing goods that were sent from one place to another place। अब ये जो थे स्टैम्प बैग जो थे वो क्या करा जाता था? गुड्स और जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अब जैसे ही वो उसको पूरा क्लोज कर दिया जाता था बैग को, उसके ऊपर एक वेट क्ले की एक लेयर लगा दी जाती थी और उसके बाद उससे सील लगा दी जाती थी। तो ये पूरा मेथड होता था सील और सीलिंग का। नाउ द मिस्ट्री ऑफ द एंड। मिस्ट्री ऑफ द एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम यहाँ देख लेते हैं। नाउ मिस्ट्री ऑफ द एंड यानी सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इन सभ्यता के अंत का सच क्या है? अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. People stopped living in many of these cities। ठीक है, तो लगभग 3900 साल पहले एक बहुत ही बदलाव देखने को मिला है कि अचानक ये जो लोग थे इन्होंने इन सिटीज़ को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जितना भी इनका काम होता था, भले राइटिंग से रिलेटेड हो या सील से रिलेटेड हो या वेट से रिलेटेड हो, वो अब हो ही नहीं रहा था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। दूसरे रॉ मटेरियल जो है वो दूर की डिस्टेंस से आना बहुत ही कम हो गया था। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज पिल्ड अप इन द स्ट्रीट्स। अब अगर मोहनजोदड़ो में देखें तो बहुत सारा कचरा जो था वो इकट्ठा होने लग गया था। द ड्रेनेज सिस्टम जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, और जो क्या कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी जो एरिया थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे, और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा जो घर थे वो बनाए जाने लगे थे। तो ये सब क्यों हुआ होगा इसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि हो सकता है नदियाँ सूख गई हों, कुछ का कहना है कि जंगल ख़त्म हो गए हों। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंट को पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी और ईंधन ख़त्म हो गया हो, या फिर
कुछ भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स थे वो बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास खाते होंगे, उससे वो पूरा एरिया जो था वहाँ पे घास खत्म हो गई, पेड़ पौधे खत्म हो गए हों, या हो सकता है बाढ़ आ गई हो। लेकिन कोई भी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, एक भी रीज़न स्पष्ट नहीं हो चुका है कि क्या रीज़न था, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ का सूखने का असर थोड़ी जगह पर ही हो सकता है। इसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो गया, ये चीज़ समझ में नहीं आई। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो शासक थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, तो कुछ भी हुआ हो लेकिन परिवर्तन हुआ था, ये बात पक्की है। और आज का जो पाकिस्तान है उसमें सिंध और पंजाब की बस्तियां भी उजड़ चुकी थी। कई लोग जो थे वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में दूसरी जगह पर जाके रहने लग गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक अलग से एक पूरी बात बताई गई है एल्सवेयर के अंतर्गत, कि हमें एक तो अपने एटलस में मिस्र को ढूंढना है, इजिप्ट को ढूंढना है, और जो कि उसमें जो नील नदी जो है उसके आसपास का एरिया को छोड़कर वह पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। और वहाँ पर 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले जो राजा थे, वो राजा जो थे वो सोना चांदी या फिर जो आइवरी होते थे, हाथी के दांत होते थे, लकड़ी हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजा करते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी बनाए हैं। उनके मकबरों को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एज पिरामिड्स। ओके, उनके जो टॉम्ब्स हैं उनको क्या कहा जाता है? पिरामिड कहा जाता है। और जब ये राजा मर जाते थे तो उनको पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था, और इनके जो शव होते थे उनको मम्मी कहा जाता है। और इन शवों को ऐसे ही नहीं रखा जाता था, इनके साथ कुछ भी चीज़ों को साथ में दफनाया जाता था, जैसे कोई भी खाद्यान्न हो गया या पेय हो गया या वस्त्र गहने वाद्य यंत्र। कई बार तो क्या किया जाता था, एक सेवक को भी उनके साथ में या सेविका को भी उनके साथ में दफना दिया जाता था। तो अगर हम देखते हैं कि दुनिया में शवों से संबंधित, शवों को दफनाने से संबंधित कोई भी परंपरा जो देखी है इतनी सारी, उनमें जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था वो कहाँ किया जाता था? इजिप्ट में किया जाता था, ये देखने को मिला है। तो आज हमने जो ये चैप्टर है अर्लीस्ट सिटीज़, जो आरंभिक नगर हैं, ये चैप्टर पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।